राज और राधिका का रिश्ता अभी तक ठीक से बंधा भी नहीं था कि कच्चे धागे सा टूट गया। राधिका अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने अकेलेपन का रास्ता चुना। राज ने भी उसे फोर्स नहीं किया, वो उसे छोड़कर जा चुका था। राधिका रास्ते पर चलते हुए यह सोचने लगी कि अब वह कहाँ जाएगी, आज की रात कैसे गुजारेगी। यह दुनिया बड़ी तो बहुत है, लेकिन इंसानियत अब नहीं है। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह चले जा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके साथ साथ एक परछाई और चल रही थी। राधिका का दिल घबरा गया, उसे बहुत डर लगने लगा था। वो चलते हुए अपने दिल पर हाथ रख कर मन ही मन बोली, नहीं, मुझे डरना नहीं है, ये मुझे करना ही होगा। ऐसे डर कर रही तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। यही सोचकर राधिका अचानक से रुक कर पीछे मुड़ी तो देखा सामने खड़ा शख्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। राधिका ने जैसे उसे देखा वो मुंह लटकाकर और गहरी सांस छोड़कर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सामने खड़ा शख्स बोला, हाँ तो डरना चाहिए तुम्हें। कहाँ चलना है अब? राधिका भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जहाँ तुम चाहो। इधर जब राज को चैन नहीं मिला तो फिर से गाड़ी लेकर सड़क पर आ गया और ठीक उसी जगह आकर रुका जहाँ उसने राधिका को छोड़ा था। लेकिन राधिका यहाँ से बहुत वक्त पहले चली गई थी, इसीलिए राज को उसका कोई निशान नहीं मिला। राज ने कुछ आगे तक देखा, लेकिन राधिका उसे कहीं दिखाई नहीं दी। लगभग 2 घंटे सड़कों पर दौड़ने के बाद भी जब राज को राधिका नहीं मिली तो उसने कार को राधिका के चाचा के घर की ओर मोड़ लिया। रात के 12 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था। एक बार फिर राज ने राधिका के चाचा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो राज ने फिर से ज़ोर ज़ोर से बेल बजाई और आखिर में उसने बेल को तोड़ दिया, जिससे घर के अंदर सभी लोग बेल की आवाज़ से परेशान होकर नींद से जाग चुके थे और गुस्से में अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। राज अभी भी बाहर ही खड़ा था कि 3-4 लड़के लोग उसके पास आकर खड़े हो गए और बोले, सर आप कहें तो दरवाजे को तोड़ दें। राज ने हामी ही भरी तो एक लड़का आगे बढ़ा ही था कि दरवाज़ा खुल गया। अंदर से साड़ी पहने एक पतली सी लड़की बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, आप कौन हैं साहब, इतनी रात को क्या चाहिए आपको। राज ने लड़की को एक और किया और अंदर आ गया। लड़की ने भी कोई विरोध नहीं किया, वह भी सबके साथ अंदर आ गई। राधिका के चाचा चाची राज को देखकर सकबका गए और घबरा कर बोले, आप इतनी रात को यहाँ। राज सीधे राधिका के चाचा विश्वास के पास गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, राधिका कहाँ है। विश्वास में अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा आपके साथ होगी ना। राज कुछ कहता इससे पहले कि अंदर से एक लड़का बाहर आते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरे पापा से ऐसे बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। लड़का बोलता हुआ राज के पास आया तो विश्वास ने उसे दूर करते हुए कहा, अमन तुम अंदर जाओ। लेकिन लड़का अमन राज के पास आकर उसका हाथ विश्वास से दूर करते हुए बोल, तुम हो कौन और मेरे घर में आकर मेरे ही घर वालों से ऐसे बिहेव करने का कारण जान सकता हूँ मैं। राज ने अमन को इस घर में आज ही देखा था तो उसने विश्वास की ओर देखकर कहा, तो ये तेरा बेटा है, हम अच्छी बात है। अब तो तू क्या तेरी डेड बॉडी भी बताएगी कि राधिका कहाँ है। राज ने अपने साथ आए लड़कों की ओर इशारा किया तो एक लड़के ने आगे बढ़कर अमन को मारना चाहा। तभी अमन लड़के का हाथ पकड़कर राज को देखते हुए कहा, तुम राधिका को कैसे जानते हो और मेरे पापा से क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में, वो तो अपने मामा के यहाँ गई है ना। राज अमन की बात सुनकर हंसते हुए बोला, तू तो अभी बच्चा है रे, मतलब तुझे तेरे ही घर की बातें नहीं बताई गई हैं। हाउ सैड। राज ने अपने आदमी को पीछे हटने का इशारा किया और अमन की ओर देखकर
सीरियस होकर बोला। राधिका मेरी पत्नी है। अमन हैरानी से राज को देखते हुए बोला। पत्नी? लेकिन राधिका की शादी कब हुई? तुम्हारे साथ? तभी पीछे से विश्वास की पत्नी सुनीता ने कहा। मना रही होगी कहीं रंगरलिया अपने यार के साथ। तभी अमन ने कहा। माँ, आप जानती हैं राधिका ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? अमन अपनी माँ से नाराज होते हुए बोल। सुनीता अमन के पास आकर उसके गाल को छूकर बड़े प्यार से बोली। बेटा, तू नहीं जानता उसे, वो कैसी है। अब देख, उसने पैसों के लिए इनसे शादी कर ली। अब जब इनसे मन भर गया तो इन्हें छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है। अब तू ही बता, अगर वो ऐसी लड़की नहीं होती तो कहीं जाती क्या? अमन गुस्से से सुनीता का हाथ झटक दिया और बोला। अगर भगवान भी आकर कहें कि राधिका ऐसी है तो मैं नहीं मान सकता। और आप लोगों ने उसकी शादी भी कर दी, मुझे बताया तक नहीं। बहन है वो मेरी। अरे मैं ही तो था उसकी दुनिया में जो सुनता था। आपने यह अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इसके लिए मैं आप सबको कभी माफ़ नहीं करूँगा। रीना अमन की ओर बढ़कर उसे एक फाइल थमाते हुए बोली। ये ले, तू खुद ही देख, तेरी बहन का किया कॉन्ट्रैक्ट। राज के दिमाग में कुछ कौन गया, क्योंकि वह फाइल तो राज ले जा चुका था। तो यह कौन सी फाइल थी? लेकिन फिर भी चुप रहा। तभी रीना बोली। एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो मैंने करवा ली थी। ओरिजिनल इनके पास है। रीना ने राज की ओर इशारा किया। अमन कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर मुस्कुराने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला। तुम लोगों ने तो मुझे सच में बच्चा ही समझ रखा है। अमन गुस्से में उसे फाइल को फाड़ दिया और उसे ज़ोर से ज़मीन पर पटकते हुए बोला। यह सिग्नेचर राधिका के नहीं है, यह उस पर ज़बरदस्ती करवाए गए हैं। मुझे नहीं पता यह किसने किया है, लेकिन जिस दिन पता चला ना, मैं वो करूँगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आप लोगों की राधिका की वजह से बाहर गया था, लेकिन अब मुझे मेरी बहन चाहिए। बताओ कहाँ है वो? राज ने जब अमन की बातें सुनी तो उसका दिल घबरा गया। राधिका की चुप्पी पर उसे यकीन होने लगा था और उसकी मासूम सा चेहरा उसके सामने आने लगा। तभी सुनीता ने बोला। अमन, तू उस लड़की के लिए अपने माँ बाप के साथ लड़ रहा है। भूल मत, वह सौतेली बहन है तेरी। जानता हूँ मैं, लेकिन वो कभी मुझे सौतेली लगी नहीं, बल्कि सौतेली जैसे व्यवहार तो आपने किया है मेरे साथ। अमन ने उदास होकर कहा। वो अच्छी लड़की नहीं है अमन, यकीन कर मुझ पर। सुनीता ने अपने बेटे को अपनी ओर करने के लिए बोली। बस करिए मेम साहब, और कितना गिरेंगे आप सब लोग? आपको जितना बड़ा राधिका दीदी के साथ रहना था आपने कर लिया। अब वो तो पराई हो चुकी हैं, अब तो उसके बारे में गलत बोलना बंद कर दीजिए। लड़की जिसने कुछ देर पहले दरवाज़ा खोला था, उसने सुनीता की आंखों में आंखें डालकर कहा। सुनीता गुस्से से लड़की रोशनी को देखकर बोली। तू चुप कर, काम वाली है, काम वाली बनकर रहे। हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा। क्यों मेम साहब, क्यों ना अड़ाऊँ? आप मुझे काम से निकाल देंगी? अरे आप क्या निकालेंगी, अब तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं अभी तक यहाँ इसलिए थी क्योंकि यहाँ राधिका दीदी रहती थी। अब भी मैं राधिका दीदी का इंतज़ार कर रही थी कि वह आएंगी तो उनका दुख बांट लूँगी, क्योंकि शादी तो उनकी मर्ज़ी से हुई नहीं थी ना। आपने तो बहुत सारे पैसे लेकर उन्हें बेच दिया। और ये रोशनी ने राज की ओर इशारा करके कहा। ये उनके खरीदार साहब, जब आपने उन्हें खरीद ही लिया था तो उसे यहाँ ढूंढने क्यों आए हैं? दुकान से खरीदा सामान अगर खो जाए तो क्या दुकान पर जाकर पूछते हैं कि यहाँ आया होगा? राधिका दीदी के लिए यह घर एक दुकान की तरह ही है। वो मर जाएगी लेकिन यहाँ कभी नहीं आएगी। रोशनी की घृणित नज़र राज को बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाया था। सुनीता ने आगे बढ़कर रोशनी को मारना चाहा, लेकिन अमन बीच में आकर उनका हाथ झटक दिया और उस पर आंख फाड़ते हुए बोला। माँ, आप लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। रोशनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी।
वो पागलों की तरह हंसती हुई बोली, सारी हदें तो इन्होंने बहुत पहले ही पार कर दी थी। अब वो बस आप अपने पाप के घड़े को भरने के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग। रोशनी ने सुनीता की ओर देखकर कहा, मेम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, राधिका दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके साथ ऐसा किया? अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आपकी भी तो एक बेटी है ना, उसके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? राधिका दीदी के तो माँ नहीं है, लेकिन तुम तो एक माँ हो ना। नहीं, तुम माँ नहीं हो सकती, माँ नहीं हो सकती तुम। रोशनी यह कहकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए वहीं बैठ गई। राज ने जब ये सब देखा तो वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा। उसे रोशनी के शब्द अंदर ही अंदर घर कर रहे थे। वो किसी लड़की के साथ ऐसा तो कभी नहीं करना चाहता था जो उसने कर दिया था। राधिका एक बहुत ही अकेली, कमज़ोर, बेसहारा लड़की थी जिसकी ज़बरदस्ती शादी की थी, जिसे हर वक्त टॉर्चर किया गया था और राज भी उनमें शामिल हो गया था। उसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। अमन ने रोशनी को उठाया और बोला, रोशनी दी, आपको पता होगा ना राधिका कहाँ है, गई है होगी, कभी तो कुछ बताया होगा आपको कि कभी ऐसा हुआ तो कहाँ चली जाएगी? रोशनी ने सर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अमन, कोई एक जिंदा लाश जैसे लाश बातें नहीं करती वैसे वह थी। आखिर में बातें नहीं करती थी, मुझे उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों गई उन्हें छोड़कर? अरे ये लोग इंसान नहीं, हैवान हैं, हैवान। राज रोशनी की बातें सिर्फ सुन सकता था, उसे रोते हुए देख सकता था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि किसी को पता नहीं था राधिका कहाँ गई होगी। राज वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था कि रोशनी ने उसे पीछे से कहा, साहब, आप राधिका दीदी को ढूंढने की नाकाम कोशिश मत कीजिए। अगर वह मिल भी गई तो वह कभी आपके पास नहीं जाएगी क्योंकि आप उसकी कहानी जानते नहीं हैं, उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो दर्द आप कभी सुन भी नहीं पाएंगे। उन्होंने तो सहा है। राज के कदम रुक गए। वो मुड़कर रोशनी की ओर बढ़ गया तो रोशनी ने डर के मारे अपने कदम पीछे लिए तो राज वहीं घुटनों के बल बैठकर रोशनी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे राधिका के बारे में सब जानना है। मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। आप मुझे शुरू से अंत तक सब बात बता दीजिए, क्योंकि फिर मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं रखना चाहता हूँ। जाने अनजाने में मैं बहुत कुछ गलत कर दिया है। रोशनी हैरान सी होकर राज को देखने लगी थी। उसने जो राज के बारे में सुना था और जो उसने देखा था, ये राज उस राज से बिल्कुल अलग था। जो इमेज लोगों की नज़रों में राज की बनी थी, वो राज आज कहीं दिखाई नहीं दिया। रोशनी भी राज के इस रूप को देखकर भावुक होकर बोली, राधिका दीदी का रेप हुआ था। राज को आज एहसास नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि राधिका उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसे और नाम के पीछे भागती हैं। वो तो एक सीधी सी और हर वक्त डरी सहमी रहने वाली लड़की है। रोशनी आज राधिका के अतीत के पन्ने राज के सामने खोलने वाली थी। रोशनी के कुछ शब्द सुनकर राज के दिल में एक टीस सी उठी थी, जो शायद कोई भी सुनता तो उसे भी वही दर्द होता जो राज और अमन को हुआ है। हाँ, अमन ने भी आज राधिका के इस दर्द को सुना था, जो राधिका की परवाह करता है और उसके दर्द में शामिल रहता है। रोशनी ने कहा, राधिका का रेप हुआ था तो सुनीता का चूल्हा सफ़ेद पड़ गया और वह हकलाते हुए बोली, ए लड़की चुप कर। रोशनी ने सुनीता को आंखें दिखाकर कहा, बहुत चुप कर ली मैम, अब और नहीं। आज मैं सबकी हकीकत सामने ला कर रखूँगी। राधिका का भी हंसता खेलता एक परिवार था, जिसमें उसके माँ पापा और वो थी उसके पिता अजय और उसकी माँ उषा जी थी। इनकी इकलौती संतान राधिका थी।
अजय और उषा दोनों ही उसे अपनी बेटी नहीं बेटा मानते थे। अजय की तो जान थी राधिका, और वो चुलबुली और हमेशा शरारत करती रहती थी। लेकिन कभी कभी वक्त मासूमियत और बचपना छीन लेता है। बचपन में ही राधिका के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और राधिका अकेली रह गई। कहने के लिए तो उसके परिवार में चाचा चाची थे, लेकिन माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। चाचा चाची ने राधिका के पिता के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी चाहिए, लेकिन राधिका के 18 साल होने से पहले वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने राधिका को अपने पास ही रख लिया और सुनीता कुछ दिनों तक तो उसके साथ ठीक तरह से रही, लेकिन फिर उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। राधिका रीना और अमन के साथ स्कूल जाती थी। रीना हमेशा से उससे चिढ़ती थी और उसे नीचा दिखाती, लेकिन अमन हमेशा राधिका का साथ देता था। लेकिन रीना के बड़ी होने के कारण वो भी कभी कभी चुप रह जाता था। राधिका अब वो राधिका नहीं रही थी। वो शांत और डरपोक रहने लगी थी। और फिर वो दौड़ शुरू हुआ जब राधिका ने मौत की दुआएं मांगी। यह बर्तन क्या तेरा बाप धोकर जाएगा? सुनीता राधिका पर बरसते हुए बोली। जी चाची जी, मैं धो देती हूँ। राधिका अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके कंधे पर बैग टंगा था। राधिका 12th क्लास में हो गई थी। वह सुबह घर के अधिकतर काम करके स्कूल जाती थी और वहीं रीना और अमन उठते और तैयार होकर स्कूल जाते हैं। इसके उल्टा राधिका घर में सबसे पहले उठती और सबसे बाद में सोती। आज राधिका थोड़ी लेट उठी थी तो कुछ काम रह गए थे और वो तैयार होकर जाने लगी थी कि सुनीता ने उसे बर्तन साफ करने के लिए बोल दिया। इधर अमन राधिका का इंतजार करते करते थक गया और वो चला गया। अब राधिका ने जब तक सब बर्तन साफ किया तब तक 8 बज चुके थे और वह लेट हो चुकी थी। अभी भी उसे स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लगने वाले थे। इसीलिए वह स्कूल के लिए रवाना हुई और 8:15 तक पहुंच गई, जहां उसे पनिशमेंट मिली। लेकिन फिर भी राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। स्कूल से घर आकर उसने बैग रखा ही था कि सुनीता उससे बोली, जाकर चाय बना और बर्तन रखे हैं उसको साफ कर देना। राधिका ने बैग रखा और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही किचन में चली गई। कुछ देर में वो सुनीता के लिए चाय बनाकर लाई तो सुनीता ने राधिका को बोलते हुए चाय का कप लिया और लेकर बड़ा सा मुंह बनाकर खड़ी हो गई। सुनीता ने चाय को राधिका के हाथ पर फेंक दी, जिससे राधिका जोर से चिल्लाई। तभी अमन और रीना दौड़ते हुए आए। अमन ने राधिका का हाथ देखा तो वो लाल हो चुका था, जिससे अमन ने सुनीता की ओर देखकर कहा, माँ ये क्या किया आपने? आप ऐसा क्यों करती हैं? वो घर के सारे काम करती तो है, आप उसे परेशान करती रहती हैं। सुनीता ने कप को टेबल पर जोर से पटक कर कहा, मुझे चाय में चीनी बहुत कम चाहिए और ये हमेशा ज़्यादा डाल कर लाती है। राधिका अपने हाथ को पकड़कर रोए जा रही थी क्योंकि उसका हाथ जल रहा था। तभी सुनीता ने रोती हुई राधिका के गाल पर एक थप्पड़ रख दिया और बोली, रो के किसको दिखा रही है? तेरे रोने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, समझी? जाकर काम कर। अमन ने सुनीता को गुस्से से देखकर कहा, मुझे फर्क पड़ता है ना। और आज से अगर आपने राधिका के साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं वो करूँगा जो आप सोच भी नहीं सकती। अमन राधिका को वहाँ से लेकर जाने लगा तो सुनीता ने कहा, अमन तो इस लड़की के लिए अपनी माँ से बहस कर रहा है, तू तो अभी से जवाब देने लगा है, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगा। अमन कुछ नहीं बोला और राधिका को उसके कमरे में ले गया और उसके हाथ पर दबा लगाते हुए बोला, सॉरी राधिका, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना। राधिका कुछ नहीं बोली, वो बस मुस्कुरा दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अमन के लिए ये परवाह उसके लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी। राधिका की परवाह करने वाले अमन को उससे दूर कर दिया था।
हाँ, विश्वास और सुनीता ने अमन को पढ़ने के लिए शहर से दूर भेज दिया ताकि वो राधिका के करीब ना रह सके और न ही उसके रास्ते में आ सके। अमन चला गया। अब राधिका अकेली रह गई। विश्वास, सुनीता और रीना तीनों एक जैसे थे। रीना अपनी माँ के सिखाए रास्ते पर चल रही थी। वो भी राधिका को सिर्फ एक नौकर ही समझती थी। उससे अपने सारे काम करवाती थी, यहाँ तक कि अपने स्कूल का काम भी राधिका से ही करवाती है। राधिका अब 12th के एग्ज़ाम के दे चुकी थी और वो पास भी हो चुकी थी। राधिका पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन वक्त ना मिल पाने से वो ज़्यादा नंबर नहीं ला सकी। स्कूल से आकर घर के कामों में लग जाती है और रात 10 बजे बाद पहले रीना का काम करती, उसके बाद खुद का काम करती और सुबह उसे फिर से काम करना पड़ता था। इसी वजह से वो पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी उसे ज़िंदगी से अभी तक कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की डायरी जो वो हर वक्त अपने पास रखती थी, जिसमें वो ज़िंदगी की बहुत सी बातें पढ़ती थी जो अजय ने अपने बच्चों के लिए लिखी थी। राधिका अपने पिता की आखिरी निशानी लेकर ही संघर्ष कर रही थी। अजय की डायरी की चंद बातें तो जो उसके ज़हन में चलती रहती थी। जिंदगी बहुत अनमोल है, यूँ मानो राधिका, संघर्ष ही जिंदगी है, कभी संघर्ष से घबराना मत। यही वजह थी कि वह कभी हताश नहीं हुई। जब भी हताश होती अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ जाती और हर अगले पन्ने पर उसे उत्साह मिलता था। राधिका अब 17 साल की हो गई थी। वो कॉलेज के दौर में आ गई, लेकिन सुनीता ने साफ मना कर दिया कि वो कॉलेज नहीं जाएगी, घर में रहकर काम करेगी और रीना कॉलेज जाएगी। लेकिन राधिका कॉलेज जाना चाहती थी, इसीलिए उसने सुनीता से कहा, चाची जी, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं सारे काम करके जाया करूँगी, आप प्लीज़ मुझे कॉलेज जाने दें। लेकिन सुनीता ने उसे साफ मना कर दिया तो राधिका अपने कमरे में आकर बैठ गई। ओ जी भरकर रोई और अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ गई। आज के पन्नों पर लिखा था, बेटा, जब कभी तुम्हारे मन का हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारे आराध्य के मन का होने वाला है। इसीलिए कभी ऐसा हो तो वो होने देना जो हो रहा हो। राधिका ने डायरी को बंद किया और उसे पर अपना सिर रख कर सो गई। लगभग 1 घंटे बाद उसे सुनीता की आवाज़ सुनाई दी, ओ महारानी, चल उठ जा, अब कपड़े धोने हैं, सुलाने के लिए नहीं रखा है तुझे। राधिका उठी और डायरी को एक ओर रखकर सुनीता को बिना देखे ही बाहर जाने लगी तो सुनीता ने उसे रुकने के लिए कहा। राधिका रुक गई तो सुनीता उसके पास आई और राधिका का जबड़ा पकड़ कर बोली, ये जो तेरा ना देखने का नाटक है ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाला। ज़्यादा अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं, समझी। राधिका ने सुनीता को आज पहली बार ऐसा करते हुए देखा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो सुनीता ने उसके मुंह को दबाते हुए कहा, खबरदार, जो एक भी आंसू निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका कुछ नहीं बोली तो सुनीता ने उसे छोड़कर दूर कर दिया और बोली, जाकर कपड़े धो। राधिका बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगी। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे और वो कपड़े धोए जा रही थी। उसे अपनी माँ पापा की याद आ रही थी, जिससे वो और ज़्यादा रोने लगी। कभी वो रुक जाती तो कभी फिर लग जाती। उसने कपड़े धोए, तब तक शाम हो चुकी थी। अब सुनीता ने आदेश दिया कि खाना बना ले, तो राधिका किचन में चली आई। उसके आते ही रीना बोली, सुन, मेरे लिए कॉफ़ी बना दे अभी। राधिका ने धीरे से कहा, मुझे खाना बनाना है। तभी रीना ने उसे घूर कर देखा और कुटिलता से मुस्कुरा कर बोली, पहले तो तू कॉफ़ी ही बनाएगी। तभी रीना जोर से बोल पड़ी, मम्मा, राधिका मेरे लिए कॉफ़ी नहीं बना रही। सुनीता दनदनाती हुई किचन में आई और राधिका के बाल पकड़ कर बोली, जब वो कह रही है कॉफ़ी पीनी है तो बना क्यों नहीं दे रही है। राधिका ने फिर कहा, लेकिन मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
सुनीता ने राधिका के बालों को छोड़ दिया और उसके एक जोरदार तमाचा रख दिया, जिसे जो कमजोर राधिका एक और गिरी गई। उसे यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि सुनीता उसे पर हाथ भी उठा सकती है। राधिका के आंसुओं का सैलाब एक बार फिर हाजिर था। राधिका अब कॉफी बना रही थी। सुनीता और रीना दोनों बाहर सोफे बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। राधिका ने कॉफी बनाई और रीना को ले जाकर दे दी। राधिका वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रीना ने कहा, रुक। राधिका रुक गई तो रीना ने एक सीख लिया और मुंह बनाकर बोली, ये कॉफी बनाई है, इतनी कड़वी, सारा मुंह कड़वा कर दिया। राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं तो अच्छी ही बनाई थी, ये कड़वी पता नहीं कैसे। राधिका पूरा वाक्य बोल भी नहीं पाई थी कि रीना ने कॉफी का कप राधिका के हाथ पर उड़ेल दिया, जिससे राधिका जोर से चिल्ला पड़ी। तभी सुनीता बोली, अब कड़वी कॉफी बनाई है तो सजा तो मिलेगी ही। राधिका ने अपने जले हुए हाथ को देखा और रूम की ओर भागी। तभी सुनीता ने उसे रोक दिया और डांटती हुई बोली, मुझे भूख लगी है, आधे घंटे में मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए, समझी। राधिका पूरी तरह कांप रही थी। एक तो पहले ही कमजोर थी, ऊपर से सारे दिन काम और फिर जलने का दर्द, ये सब वो सहन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए फिर उसके आंसुओं का सैलाब टूटा और वह रोती हुई किचन में चली गई। उसके जाते ही सुनीता ने रीना की ओर आई विंग करके कहा, क्या एक्टिंग की है मेरी बेटी ने। रीना ने अपनी शर्ट की कॉलर को पकड़कर कहा, आखिर बेटी किसकी हूँ। वैसे मम्मा कॉफ़ी मस्त थी, मन तो कर रहा था पी जाऊं, लेकिन फिर मज़ा कैसे ले पाती हूँ। सुनीता मुस्कुरा दी। राधिका ने सबके लिए जले हुए हाथ से खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर उससे पर दवा लगाई। भूख तो उसकी मर ही चुकी थी, इसीलिए उसने रूम को अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई आ ही ना सके, और बैठ गई अपनी एकमात्र सहारा डायरी को लेकर, जिसमें लिखा था, जानता हूँ मेरी जान बहुत मुसीबत में हो, तुम यकीन मानो अगर मेरा आना मुकम्मल होता मैं आज तेरे साथ खड़ा होता, लेकिन तू हिम्मत ना हारना, तू सबसे लड़ना, एक दिन आएगा जब कोई तेरे लिए लड़ेगा, बस तू हिम्मत ना हारना मेरी जान। राधिका ने डायरी को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, आपको पता था क्या कि मेरे साथ यह सब होगा। अगर पता था तो मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए आप, क्यों अकेला कर दिया आपने। राधिका बैठे बैठे वहीं सो गई। उसकी नींद तब टूटी जब किसी ने दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया। राधिका ने टाइम देखा, सुबह के 9 बज चुके थे और उठे और दरवाज़ा खोला तो सामने सुनीता उसे गुस्से से घूरती हुई दिखाई दी। राधिका घबरा गई, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि सुनीता अब कुछ भी कर सकती है, और आज तो उसने दरवाजे को अंदर से बंद करने की हिमाकत की थी, इसीलिए अब वो उसे डबल सज़ा मिलने वाली है। इसीलिए राधिका घबराते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि सुनीता बड़े प्यार से बोली, उठ गई मेरी राजकुमारी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। राधिका सुनीता के बदले हुए रूप से हैरान थी। उसने झुककर देखा तो काला कोट पहने एक आदमी खड़ा राधिका को देख रहा था। आदमी को देख राधिका और ज़्यादा घबरा गई। उसने सुनीता की ओर मासूमियत भरी नज़र से देखकर कहा, ये कौन। तभी आदमी बोला, मैं देखने आया हूँ कि आपके चाचा चाची आपको ठीक से रखते हैं कि नहीं। मैं आपके पापा का वकील हूँ, वसीयत में जो लिखा है उसी के आदेश को फॉलो करने आया हूँ। राधिका का मन किया कि उस अनजान आदमी से लिपट कर रोए और बता दें कि क्या क्या हुआ है उसके साथ, लेकिन इस छल कपट से भरी दुनिया पर वो एक बार के लिए भी एतबार नहीं कर सकती। उसके चाचा चाची कम से कम उसके अपने तो हैं, वो अनजान आदमी न जाने क्या इरादा लिए बैठा हो। राधिका अपनी ही सोच में गुम थी कि आदमी ने कहा, ये आपके हाथ पर क्या हुआ। राधिका कुछ बोलने को हुई, तभी सुनीता बोली,
ये तो काफ़ी गिर गई थी, पीते हुए ध्यान तो रखती नहीं है, हाथ पर भी गिरा ली थी। ये कहकर सुनीता हंसने लगी। राधिका सुनीता की चालाकी पर हैरानी से उसे देखने लगी। तभी आदमी सुनीता को शक की नज़रों से देखते हुए आगे बोला, ये पहली बार था, मैं हफ्ते में एक दिन इनसे मिलने आऊँगा और कभी भी आ सकता हूँ। अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो मैं आप पर केस भी दर्ज करवा सकता हूँ, क्योंकि अजय साहब के जाने के बाद विश्वास जी को जो कंपनी मिली है वो इन्हीं के कारण मिली है कि अभी ये आपके साथ रह रही हैं। जिस दिन यह 18 साल की हो जाएंगी, यह सब कुछ इनका हो जाएगा। और अगर इन्होंने आपकी कोई शिकायत की तो यह जो ऐसा आराम आप ले रहे हैं सब खत्म, समझ गई आप? आदमी ने राधिका के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर चला गया। उसके जाते ही सुनीता गुस्से में बोली, खड़ी क्या है, जा जाकर नाश्ता बना, रीना को कॉलेज भी जाना है। सुनीता कहकर चली गई तो राधिका फिर हैरान रह गई। अब रोज राधिका को कुछ न कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन हाँ, अब उसे चोट नहीं पहुंचाई जाती थी, क्योंकि वकील 10-15 दिनों में उसे देखने आता था और राधिका की सलामती देखकर वापस चला जाता था। एक रोज़ राधिका ने फिर से अपने पापा की डायरी खोली, जिसमें उन्होंने लिखा था, आभास हो गया है मुझे किसी अनहोनी का, इसीलिए अब मैं बता दूं मेरी जान को कि कभी अपने आप को अकेली मत समझना। एक शहजादा है जो आएगा तेरे लिए, बस तू इंतज़ार करना मेरी जान, हो सके तो मेरे लिए। राधिका आज छत पर बैठी डायरी को अपने सीने से लगाई हुई थी। तभी रीना उसके पीछे छुपके से आई और झट से डायरी को छीनकर उसे पढ़ने लगी। राधिका ने देखा तो उसने डायरी वापस छीनते हुए कहा, रीना डायरी वापस करो। रीना ने पन्ने पलटते हुए कहा, ओहो, पर्सनल डायरी, ज़रूर इसमें हमें गाली देती होगी तू, है ना? देखने दे मुझे क्या लिखती है। रीना ने कुछ 2-4 लाइन पढ़ी तो राधिका रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मुझे मेरी डायरी दे देना रीना, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। रीना ने मुंह को गोल करके ओह कहते हुए हटने लगी, फिर डायरी को बंद करके बोली, लेकिन अब तो ये मेरे पास है और अब तू इसे नहीं ले सकती। ये कहकर रीना ने डायरी को नीचे फेंक दिया। जब डायरी को रीना ने फेंका तो राधिका को लगा मानो किसी ने उसका दिल निकाल कर फेंक दिया हो। डायरी को दूर जाता देख राधिका अधमरी हालत हो गई। तभी उसे गुस्सा भी आया और उसने रीना को एक थप्पड़ लगाकर बोली, जज्बात नाम की कोई चीज़ भरी है कि नहीं तेरी माँ ने तुझ में? राधिका से थप्पड़ खाने के बाद रीना को भी गुस्सा आया। उसने कहा, तूने मुझे मारा? मुझे? रीना ने राधिका को मारने के लिए हाथ बढ़ाया कि राधिका डायरी को लेने के लिए सीढ़ियों की ओर भागी, जिससे रीना का वार खाली चला गया। तभी राधिका ने जाते हुए उसको धक्का दे दिया। रीना का सिर दीवार से जा टकराया और राधिका दौड़कर नीचे आ गई, लेकिन जब उसने डायरी को देखा तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि डायरी पानी से भरे एक हौज में जाकर गिरी थी और वह पूरी तरह भी भीग गई। राधिका डायरी को लेने के लिए हौज में कूद गई और हल्की हाथों से उसे पकड़कर बाहर लेकर आई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसके सभी पन्ने भीग कर एक दूसरे से चिपक गए थे। राधिका ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और चिल्लाकर आसमान को देखकर बोली, क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? इधर रीना अपने सर को पकड़कर नीचे आई और सुनीता के कमरे की ओर बढ़ गई। दोस्तों, अभी कहानी जारी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।